चलिए बेटा फिर से जानते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 15 का अथवा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हुआ था। क्वेश्चन क्रमांक 15 का अथवा का क्वेश्चन है कि निज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन था आपका एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, उसको आप जान चुके हैं। अब जानना है आपको कि निज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर। कोई 3 अंतर लिखना है, 3 नंबर का हम 5 अंतर जानेंगे, 5 में से कोई 3 आपको लिख देना है। राइट है, एक तरफ लिखेंगे बेटा निज अर्धचालक, दूसरी तरफ अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, कॉपी में लिखा नहीं पर उसको लिख भी लीजिएगा। एक तरफ निज अर्धचालक, एक तरफ अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। करेक्ट। चलिए निज में पहला नंबर परिभाषा। ठीक है, परिभाषा में ध्यान दीजिएगा। निज अर्धचालक में पहला नंबर में लिखना है ये वे अर्धचालक है। क्या बोलना बेटा? ये वे अर्धचालक हैं जो अपने निजी गुणों के कारण, किसके कारण? स्वयं के गुणों के कारण, जो अपने निजी गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर हो गया पहला नंबर? निज अर्धचालक में क्या बोलना है? ये वे अर्धचालक हैं जो अपने निजी गुणों के कारण अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और अपद्रव्यी अर्धचालक में आना है, ये पहला नंबर है, ये वे अर्धचालक हैं जो अशुद्धियां मिलाने के कारण, किसके कारण बेटा? अशुद्धियां मिलाने के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर पहला नंबर? ठीक है, थोड़ा मैं आराम से बोलता हूं। ये वे अर्धचालक हैं जो अपने निजी गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और ये वे अर्धचालक हैं जो अशुद्धियां मिलाने के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर? सेकंड नंबर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। निज अर्धचालक, क्या बोल रहा बेटा? कि निज अर्धचालक में चतुर्थ संयोजी अर्धचालक हैं, या कि ऐसे बोलना है कि निज अर्धचालक चतुर्थ संयोजी अर्धचालक है। ठीक है, और जो अपद्रव्यी अर्धचालक है ये कैसा होता है बेटा? ये आपका होता है त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। कैसे कैसा होता है? त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी, यानी बेटा आपका त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। त्रिसंयोजी से हम पी प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं और पंचसंयोजी से हम एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं। कोई डाउट? सेकंड भी क्लियर हो गया कि निज अर्धचालक आपका चतुर्थ संयोजी अर्धचालक है, अपद्रव्यी अर्धचालक त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। ठीक है बेटा, अब आते हैं निज में थर्ड नंबर। इन अर्धचालकों की, मतलब निज की, इन अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? हाँ, इन अर्धचालकों की चालकता कम होती है। ये अपने निजी गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, जिस कारण की चालकता क्या होती है? कम। तो थर्ड में ये लिखना है इन अर्धचालकों की चालकता कम होती है। और अपद्रव्यी में बोलोगे बेटा कि इन अर्धचालकों की चालकता अधिक होती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसको हम बनाते हैं और अपनी मर्जी से बनाएंगे जिसकी चालकता ज्यादा हो। करेक्ट है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं कि निज अर्धचालक, क्या बोलोगे बेटा? ये निज अर्धचालक ताप पर प्रभावित होते हैं। मतलब ये अर्धचालक किस पे प्रभावित होते हैं? ताप पर प्रभावित होते हैं। या कि ऐसे भी लिख सकते हैं इन अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव होता है। और अपद्रव्यी में बोलना है बेटा कि ये अर्धचालक ताप के साथ साथ, ताप का प्रभाव तो होगा, बोलना है कि ये अर्धचालक ताप के साथ साथ अशुद्धियों पर भी निर्भर करते हैं कि कितनी अशुद्धियां मिलाएं, कितनी अशुद्धियां नहीं मिलाएं। राइट है? अपद्रव्यी बोलोगे ना, ये अर्धचालक ताप के साथ साथ अशुद्धियों पर भी निर्भर करते हैं। नंबर लास्ट, 5वां नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई आपको 3 लिखना है, मैं 5 पढ़ा रहा हूं। नंबर लास्ट है जो निज अर्धचालक हैं इसमें होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। बोलोगे निज अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की संख्या आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। और जो अपद्रव्यी अर्धचालक है, ध्यान दीजिएगा, अपद्रव्यी 2 प्रकार के थे। कौन कौन थे बेटा? त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। यानी कौन कौन? एन और पी, एन और
पी, ठीक है। एन बनता है पंच से, पी बनता है त्रि से, तो बोलोगे कि इन अर्धचालकों में, ध्यान दीजिएगा लास्ट नंबर, इन अर्धचालकों में एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। लेकिन निज वाले में क्या थे, निज वाले में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या थे बेटा, बराबर। ये आपके 5 के 5 अंतर क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं लगातार पढ़ता हूं, दिमाग पे रिमाइंड कर लीजिएगा जल्दी से। निज अर्धचालक, ये अर्धचालक अपने निजी गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये अर्धचालक अशुद्धियां मिलाने के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये अर्धचालक चतुर्थ संयोजी होते हैं। ये अर्धचालक त्रिसंयोजी और पंच संयोजी होते हैं। इनकी चालकता कम होती है, इनकी चालकता अधिक होती है। ये अर्धचालक ताप पर प्रभावी होते हैं। ये अर्धचालक ताप के साथ साथ अशुद्धियों पर भी निर्भर करते हैं। इन अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। इन अर्धचालकों में, ध्यान दीजिएगा, इन अर्धचालकों में n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। ये हो गया बेटा आपका निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर। करेक्ट। इसके पहले वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, p प्रकार का अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालक में अंतर। क्लियर बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 16। चलिए बेटा क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या कहता है, क्वेश्चन क्रमांक 16, ठीक है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 16 कह रहा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग हेतु परिपथ आरेख खींचिए एवं कार्यविधि समझाइए। इसको बिल्कुल लगा दीजिए, जितने इंपॉर्टेंट लगाना चाहो। वार्षिक परीक्षा में भी बेटा इन दो में से कोई एक आएगा, ठीक है। चाहे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी आए, चाहे पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी आए, दोनों को अच्छे से तैयार करिएगा, दो में से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन है आपका पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक। चलिए ये आपको जानना है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। चलिए पहले इसका उपकरण का वर्णन करते हैं। पहला नंबर बोला उपकरण का वर्णन, दूसरा नंबर कार्यविधि। पहले बेटा आपका है उपकरण का वर्णन, ठीक है। चलिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है बेटा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारी मर्जी, हम अपचाई या ऊंचाई कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो वोल्टेज के मान को क्या करता है, कम करता है, और ऊंचाई का काम क्या है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। चलिए यहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये लगा दिए बेटा अपन अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर का नाम क्या रखते हैं अपन, टी। इसकी प्राथमिक कुंडली बना लें। ये हो गया ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ठीक है। इसके बाद इसकी द्वितीयक कुंडली, ये हो गई बेटा आपकी द्वितीय कुंडली। ध्यान दीजिएगा ट्रांसफार्मर कौन है, अपचाई, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। कैसे लगाना है, प्राथमिक कुंडली के साथ आपको लगाना है निवेशी सिग्नल, यानी जिस वोल्टेज को परिवर्तित करना है,
ये आपका हो गया बेटा निवेशी सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल। ठीक है, निवेशी सिग्नल ये ज्यादातर प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, द्वितीयक कुंडली के एक सिरे को किससे जोड़ना है? डायोड D1 से, और दूसरे सिरे को भी किससे जोड़ना है बेटा? डायोड D2 से। ये आपका एक डायोड हो गया, ये आपका दूसरा डायोड हो गया। ठीक है, डायोड किससे में, डायोड में क्या क्या होते हैं आपके? P और N। ये आपका हो गया P और N। ठीक है, द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु से क्या निकालते हैं? एक तार निकालकर ये लोड R कहलाता है बेटा आपका उच्च प्रतिरोध। ठीक है, इसका डायरेक्शन है C से D। ठीक है बेटा, चलिए पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपको पढ़ना है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों को तैयार रखिएगा, दो में से एक पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका ये चित्र बनाए हैं अपन। ठीक है, चित्र की थ्योरी में बढ़िया समझिएगा। क्या बोलोगे? इसमें T एक अपचायी ट्रांसफार्मर है। क्या बोलना है आपको? इसमें T एक अपचायी ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में, ये बेटा आपकी प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, जिसकी प्राथमिक कुंडली में निवेशी सिग्नल लगाते हैं। निवेशी सिग्नल कौन सा सिग्नल है? जिस सिग्नल को आपको परिवर्तित करना है वो आपका निवेशी सिग्नल कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, T एक अपचायी ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में निवेशी सिग्नल लगाते हैं तथा द्वितीयक कुंडली, ध्यान दीजिएगा, तथा द्वितीयक कुंडली के सिरे A व B को, किसको किसको बेटा? द्वितीयक कुंडली के सिरे A व B को डायोडों D1 व D2, ये दोनों डायोड हैं, डायोडों D1 व D2 के P क्षेत्र से, किससे बेटा? P क्षेत्र से व मध्य बिंदु E से, मध्य बिंदु E से एक तार निकालकर लोड R के साथ, ये लोड है, लोड मतलब हाई प्रतिरोध, ठीक है, उच्च प्रतिरोध, लोड R के साथ डायोडों D1 व D2 के यन क्षेत्र से, किससे बेटा? यन क्षेत्र से जोड़ते हैं। यह है आपका उपकरण का वर्णन। क्लियर? उपकरण के वर्णन में किसी को डाउट नहीं होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसमें T एक अपचायी ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में निवेशी सिग्नल लगाते हैं। द्वितीयक कुंडली के सिरे A व B को डायोडों D1 व D2 के P क्षेत्र से व मध्य बिंदु E से एक तार निकालकर लोड R के साथ डायोडों D1 व D2 के N क्षेत्र से जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पे हमने निवेशी सिग्नल लगाया और यहां से आपको बेटा आउटपुट सिग्नल यानी निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ये निर्गत सिग्नल। ठीक है, ये हो गया इसके उपकरण का वर्णन। ठीक, ये आ गया बेटा आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के उपकरण का वर्णन। ठीक है, अब आता है इसकी कार्यविधि। ठीक है, इसमें सिद्धांत पूछा नहीं है पर सिद्धांत मैं थोड़ा सा बता देता हूं, सिद्धांत भी आपको दिमाग में रखना है। सिद्धांत क्या है बेटा दृष्टिकारी का? सिद्धांत ये है, ऐसे लिखोगे, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग करने का सिद्धांत यह है कि जब डायोड अग्र अभिनीति में होगा, किस अभिनीति में होगा बेटा? अग्र बायस। जब डायोड अग्र अभिनीति में होगा तब धारा प्रवाहित होती है, किंतु जब डायोड पश्च अभिनीति में होगा तब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। यह है बेटा आपका दृष्टिकारी का सिद्धांत। बोलोगे? सिद्धांत की बार फिर से रिपीट करता हूं, बोलोगे कि दृष्टिकारी का सिद्धांत यह है कि जब डायोड ये D1 D2 जो है बेटा है, जब डायोड अग्र अभिनीति में होगा तब धारा प्रवाहित होगी, किंतु जब डायोड पश्च अभिनीति में होगा तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। क्लियर है? सिद्धांत क्लियर हो गया। अब आता है बेटा इसकी कार्यविधि। कार्यविधि को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कार्यविधि को हमको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, पहले पार्ट में ध्यान दीजिएगा।
जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, कार्य विधि स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आता है आपका कार्य विधि। कार्य विधि, ठीक है। इसमें लिखना है जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निवेशी सिग्नल में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा लगाना है, राइट है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, प्रेरण के द्वारा उत्पन्न होगा, राइट है। क्लियर, एक स्टेप क्लियर हो गया। पहले पैराग्राफ में केवल इतना लिखना है, फिर से ध्यान दो। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। एक पैराग्राफ क्लियर। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, अब निवेशी सिग्नल बेटा 2 राउंड घूमेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से यहां आपका फर्स्ट हाफ होगा यानी प्रथम चक्र, और यहां से यहां आपका सेकंड हाफ होगा यानी द्वितीय चक्र। तो क्या बोलोगे, निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्ध चक्र में, निवेशी सिग्नल के प्रथम मतलब यहां से यहां घूमने में, निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक विभव पर तथा सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होगा। क्लियर है। सेकंड पैराग्राफ में है, निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक विभव पर तथा सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होगा, जिस कारण, ध्यान दीजिएगा, ए का विभव का हो गया धनात्मक, बी का विभव ऋणात्मक। ए जुड़ा है डायोड D1 के किससे, P से, बी जुड़ा है डायोड D2 के किससे, P से। आप लोग अग्र अभिनीति पश्च अभिनीति पढ़े हो बेटा। जब धन को कनेक्ट करना है P से तो कौन सा अभिनीति, अग्र, क्योंकि धन धन से जुड़ गया। और जब ऋण को जोड़ना है P से तो कौन सा अभिनीति, पश्च, यानी ऋण धन से जुड़ गया, ठीक है। P में आपके होल होते हैं, तो क्या बोलोगे, निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर तथा सिरा बी ऋण विभव पर होगा, जिस कारण डायोड D1, जिस कारण बेटा डायोड D1 अग्र अभिनीति में और डायोड D2 पश्च अभिनीति में होगा। क्लियर है, क्योंकि धन जुड़ गया P से तो ये अग्र में हो गया, और ऋण जुड़ गया P से तो ये कोने में हो गया, पश्च अभिनीति में हो गया। तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा अग्र में कौन है, डायोड D1, पश्च में कौन है, डायोड D2, तथा डायोड D1 के कारण, क्या बोलोगे, तथा डायोड D1 के कारण मान्य धारा यानी जो रिजल्टेंट धारा है, मान्य धारा लोड R में C से D की ओर, किस डायरेक्शन में बेटा, C से D की ओर प्राप्त होती है। कोई डाउट, ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में क्या बोलोगे, निवेशी सिग्नल के द्वितीय अर्धचक्र में, ये आपका प्रथम अर्धचक्र होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, द्वितीय, निवेशी सिग्नल के द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋण विभव पर तथा सिरा बी धन विभव पर होगा, जिससे, अब देखो बेटा, इसका विभव ऋण हो गया, इसका विभव धन हो गया। ए जुड़ा है P से तो यह पश्च में जाएगा, अब B जुड़ा है P से तो अभी आपका अग्र में जाएगा, जिस कारण डायोड D1 पश्च अभिनीति में और डायोड D2 अग्र अभिनीति में होगा। अतः अब अग्र में कौन हो गया, डायोड D2। अतः डायोड D2 के कारण, किसके कारण बेटा, अतः अब डायोड D2 के कारण मान्य धारा लोड R में C से D की ओर ही प्राप्त होती है। तीसरा पैराग्राफ हो गया, करेक्ट। तीनों पैराग्राफ क्लियर हो गए। अब चौथे पैराग्राफ में लिखते हैं, अतः स्पष्ट है, क्या लिखोगे बेटा, अतः स्पष्ट है निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 के कारण और द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 के कारण मान्य धारा की लोड R पर मान्य धारा C से D की ओर ही प्राप्त होती है। अतः PN संधि डायोड के इस रूप को ही पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, क्योंकि आधे चक्र में किसके कारण, डायोड D1 के कारण, और आधे चक्र में किसके कारण बेटा, डायोड D2 के कारण, दोनों चक्र में धारा बह रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। इसकी दक्षता कितनी होती है, इसकी दक्षता 80% होती है,
ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी है बेटा? 80%। ये आपका हो गया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, एक बार मैं लगातार पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए बेटा, इसकी परिभाषा तो आपको क्लियर होगा ना कि दृष्टिकारी की परिभाषा या दृष्टिकारी की परिभाषा उसमें आई नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। दृष्टिकारी क्या है? क्या बोलोगे कि दृष्टिकारी मतलब दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को, उसको बेटा प्रत्यावर्ती धारा या कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट धारा वोल्टेज में परिवर्तित करता है। उस उपकरण को क्या बोलते हैं अपन? दृष्टिकारी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? दृष्टिकरण। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी कार्यविधि को मैं रिपीट करता हूं। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली में हम निवेशी सिग्नल लगाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। एक पैराग्राफ। सेकंड में, निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर तथा सिरा बी ऋण विभव पर होगा, जिस कारण डायोड D1 अग्र अभिनीति में और डायोड D2 पश्च अभिनीति में होगा। अतः डायोड D1 के कारण उत्पन्न मान्य धारा लोड R में C से D की ओर प्रवाहित होती है या प्राप्त होती है। थर्ड पैराग्राफ में, निवेशी सिग्नल के द्वितीय अर्धचक्र में डायोड निवेशी सिग्नल के द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा A ऋण विभव पर तथा सिरा B धन विभव पर होगा, जिस कारण डायोड D1 पश्च अभिनीति में और डायोड D2 अग्र अभिनीति में होगा। और हमें डायोड D2 के कारण उत्पन्न मान्य धारा लोड R में C से D की ओर प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है, क्या लिखोगे बेटा? अतः स्पष्ट है कि निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 के कारण और निवेशी सिग्नल के द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 के कारण मान्य धारा प्रवाहित होती है। अतः पीएन संधि डायोड के इस रूप को ही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। इसकी दक्षता 80% होती है। यह हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, इसके अथवा वाला क्वेश्चन जानते हैं। बंद करिए। ठीक है, चलो बेटा प्रश्न क्रमांक 16 का अपन अथवा वाला जानते हैं। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनीति एवं पश्च अभिनीति में विद्युत आरेख खींचकर समझाना। ठीक है, यह आपका लिखा हुआ है, इसको दिमाग में रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पीएन संधि डायोड को एक बार किस अभिनीति में कनेक्ट करना बेटा? अग्र अभिनीति में, दोबारा काहे में? पश्च अभिनीति में, और इसका किरण आरेख खींच के बताना और उसकी कार्यविधि को लिखना है। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने जाना है, जब मैंने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पढ़ाया है, तो अग्र अभिनीति कब होता है? जब हम P को जोड़ते हैं बैटरी के धन सिरे से और N को जोड़ते हैं बैटरी के ऋण सिरे से, तब कौन सी अभिनीति कहलाती है बेटा? अग्र। और पश्च क्या कहलाती है? जब हम P को जोड़ते हैं बैटरी के ऋण से और N को जोड़ते हैं बैटरी के धन से, तब कौन सी अभिनीति हो जाती है? पश्च। ठीक है, चलिए नंबर 1 है क्वेश्चन है आपका कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति में जोड़ने की कार्यविधि लिखना है। पहले अपन जानते हैं बेटा अग्र अभिनीति में, अग्र अभिनीति। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पीएन संधि डायोड बना लेना है। ये हमने बना लिया बेटा पीएन संधि डायोड। ठीक है, इधर आपका मान लो ये हो गया बेटा P यानी होल, और ये आपका हो गया इधर N यानी इलेक्ट्रॉन। चलिए अग्र अभिनीति में अब ध्यान दीजिएगा, मैं आगे भी बताया हूं कि अग्र में आपको P को जोड़ना है किससे? धन से। ये बैटरी का धन सिरा हो गया, ये ऋण सिरा हो गया। यहां पे कुंजी लगाते हैं और ये छोटा अमीटर हो गया बेटा इधर, इसको अपन माइक्रोमीटर बोलेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर आपका आ गया ये म्यू, ये लगा दी। ये आपको हो गया सेल प्लस माइनस, या बैटरी भी लगा सकते हैं। और ये आपका हो गया बेटा कुंजी के, ये आपका हो गया डायोड डी, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एन। ठीक है, हाँ तो अग्र अभिनीति में पहले इसका थोड़ा वर्णन करते हैं। क्या बोलोगे कि पीएन संधि डायोड को, ये पीएन संधि डायोड है बेटा, है पीएन संधि डायोड को
अग्र अभिनिति में जोड़ते समय डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, यहां पे बैटरी लगा दें, ठीक है, ये हाँ, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनिति में जोड़ने के लिए डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका क्लियर हो गया। फिर से देखो, मतलब कौन अभिनिति में जोड़ने का है? अग्र अभिनिति में। किसको जोड़ना है बेटा? पीएन संधि डायोड को। और पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनिति में जोड़ने के लिए पी को किससे जोड़ना है? बैटरी के धन से। एन को किससे जोड़ना है? बैटरी के ऋण से। राइट है। चलिए अब आता है इसकी कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि वेरी सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। इनके बारे में बता दीजिएगा बेटा एक लाइन में कि यहाँ पे के क्या है? कुंजी है, और म्यू ए क्या है? माइक्रोमीटर। ठीक है, कार्यविधि वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबको पता है कि पीएन संधि डायोड में पी में क्या होते हैं? होल। होल का आवेश कैसा होता है? धनात्मक। एन में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। इनका चार्ज कैसा होता है? ऋणात्मक। तो क्या बोलोगे कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनिति में, कौन है बेटा? पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनिति में पी क्षेत्र से निकलने वाले होल, पी क्षेत्र से निकलने वाले होल बैटरी के धन सिरे के कारण, किसके कारण बेटा? बैटरी के धन सिरे के कारण, तथा यन क्षेत्र से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, यन क्षेत्र से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे के कारण प्रतिकर्षित होकर, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। पी में होल होते हैं, होल का चार्ज धन, तो धन जुड़ा है धन से, तो धन धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित, एन जुड़ा है ऋण से, तो ऋण से ऋण क्या होगा? प्रतिकर्षित। क्लियर हो रहा है ना? तो बोलोगे कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनिति में पी क्षेत्र से निकलने वाले होल बैटरी के धन सिरे के कारण और एन क्षेत्र से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चले जाते हैं। संधि ये है आपका डायोड, ठीक है, संधि की ओर चले जाते हैं, जिस कारण पी से कौन गया बेटा? होल। एन से कौन आया? इलेक्ट्रॉन। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आए, इधर से गया ये होल, इधर से आया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस कारण होल और इलेक्ट्रॉन आपस में संपर्कित होकर नष्ट हो जाएंगे। आपस में संपर्कित होकर क्या होंगे बेटा? नष्ट हो जाएंगे और एक अवक्षय परत का, किसका निर्माण करते हैं? अवक्षय परत का निर्माण करते हैं, जिस कारण डायोड में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। क्लियर हो गया? ये है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किस अभिनिति में? पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनिति में पी क्षेत्र से क्या निकलेंगे? होल, जो बैटरी के धन सिरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित। एन क्षेत्र से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, जो बैटरी के ऋण सिरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित। ठीक है बेटा, चलिए क्या बोलोगे कि मतलब पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनिति में पी क्षेत्र से निकलने वाले होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर किधर जाएंगे? संधि की ओर जाते हैं, जिस कारण संधि में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में संपर्कित होकर क्या होंगे बेटा? नष्ट हो जाएंगे और एक अवक्षय परत का निर्माण करते हैं, जिस कारण संधि में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अगर अभिनिति क्लियर? अब आता है आपका पश्च अभिनिति। पश्च में केवल एक वर्ड चेंज कर देना है आपको। पश्च अभिनिति में कुछ नहीं करना, बाकी सब प्रोसेस सेम है। बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देना है बेटा आपको, ठीक है, उसी में बना लीजिएगा, आप लोग अलग से करिएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। चलिए क्या लिखना है पश्च अभिनिति में? बोलोगे कि पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनिति में, पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनिति में डायोड के पी क्षेत्र को, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। उपकरण का वर्णन हो गया, यानी जोड़ने का तरीका। कार्यविधि वेरी सिंपल है। कार्यविधि में क्या बोलोगे
कि डायोड डी के पी क्षेत्र से, डायोड डी के पी क्षेत्र से निकलने वाले होल बैटरी के ऋण सिरे के कारण, बैटरी के ऋण सिरे के कारण, और एन क्षेत्र से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे के कारण आकर्षित होकर, खींचिए, ठीक है, आकर्षित होकर मतलब संधि से दूर। अब देखो बेटा, जैसे खींचेगे तो ये इसको ऐसे खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को ऐसे खींच लेगा, तो संधि से दूर चले जाते हैं। संधि की ओर ना तो होल जाते और ना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन मतलब कोई नहीं जाएगा, सब दूर दूर चले गए। संधि की ओर ना तो होल जाते और ना ही इलेक्ट्रॉन, जिस कारण संधि में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। क्लियर हो गया। पश्च अवनित में जोड़ने का तरीका क्या कैसा है? डायोड को पश्च अवनित में जोड़ने के लिए डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद इसमें कार्यविधि में क्या लिखना है कि पी क्षेत्र से निकलने वाले पी क्षेत्र से निकलने वाले होल बैटरी के ऋण सिरे के कारण और एन क्षेत्र से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे के कारण आकर्षित होकर, दोनों खींची हैं, आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिस कारण संधि में ना तो होल जाते और ना ही इलेक्ट्रॉन, अतः परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो रिजल्ट क्या निकला बेटा कि जब डायोड हमारा अग्र अभिनित में होगा तो परिपथ में धारा बहेगी, और जब डायोड हमारा पश्च अभिनित में होगा तो परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह है हमारा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनित और पश्च अभिनित में जोड़ने का तरीका और उसकी कार्यविधि। क्लियर? किसी को डाउट हो और कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है, बता दिया जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। ये आपका इसके पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लिखा है उसमें, अलग से इसका वीडियो पढ़ा हुआ है बेटा गाउस की प्रमेय का, उसको देख लीजिएगा और उसमें कुछ जानना हो तो फिर पूछ लीजिएगा, उसको फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। इसका अलग से वीडियो बना हुआ है तो काहे के लिए भी यहाँ पे पढ़ाएं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक। चलिए बेटा, आपको जानना है अब समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसके दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना बेटा। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता और आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति वाला, ठीक है, दोनों कंप्लीट करिएगा। दो में से कोई एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। और संधारित्रों का संयोजन, इसको भी कंप्लीट करना है। चलिए पहले अपन जानते हैं समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है, चित्र बनाते हैं। तो समांतर पट्ट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें, ये हो गई बेटा आपकी पहली प्लेट, ये आपकी हो गई दूसरी प्लेट, ठीक है। चलो पहली प्लेट का नाम क्या रखते हैं बेटा, पी, दूसरी प्लेट का नाम क्या रखते हैं, क्यू, ठीक है, पी क्यू, कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश पे दे देंगे इसको। पहली प्लेट को किससे कनेक्ट करना है आपको, आवेश स्रोत से, और दूसरी प्लेट को बेटा किससे कनेक्ट करना है, पृथ्वी से संपर्कित करना है, ठीक है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य, इसको जाने रहिएगा। जैसे पहली प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश देंगे तो पहली प्लेट के सभी जगह पर कौन सा आवेश फैल जाएगा, प्लस आवेश। फिर प्रेरण की क्रिया होगी, जिस कारण दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश। दूरवर्ती तल पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश। लेकिन प्लेट क्यू किससे संबंधित है, पृथ्वी से, जिस कारण संपूर्ण धनावेश क्या हो जाएगा, समान, ठीक है। इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जो सीधे की बल रेखाएं हैं वो कैसे निकलती है बेटा, आपकी बंद वक्र बनाती हैं, ये हो गई, और यहां की बल रेखाएं पैरेलल जाती हैं क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये बल रेखाएं आ जाती हैं, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं अपन,
डी। करेक्ट, ये डायग्राम बन गया। चित्र की थ्योरी में ध्यान दीजिएगा। पहले आता है आपका उपकरण का वर्णन। क्या आता है बेटा? उपकरण का वर्णन, पूरा लिखना पड़ता है। हाँ, उपकरण का वर्णन, ठीक है। इसकी थ्योरी में ध्यान दीजिएगा बेटा। चित्र में जो दिख रहा है वही बोलना है, ठीक है। हाँ, इसमें लिखोगे, इसमें P और Q, क्या बोलना बेटा? इसमें P और Q समांतर पट्ट या कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। बोलोगे, इसमें P और Q समांतर पट्ट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है। दूसरी लाइन में प्लेट P को, किसको बेटा? प्लेट P को आवेश स्रोत से तथा प्लेट Q को पृथ्वी से संपर्कित कराते हैं। यह है केवल आपका उपकरण का वर्णन। किसी को डाउट तो नहीं है? फिर से देख लेते हैं। क्या बोलना है? इसमें P और Q समांतर पट्ट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है। और प्लेट P को किससे बेटा? आवेश स्रोत से। अब प्लेट Q को पृथ्वी से संपर्कित कराते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, चित्र में देख लीजिएगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, ठीक। यह हो गया आपका उपकरण का वर्णन। किसी को डाउट तो नहीं है? अब आता है धारिता का सूत्र। धारिता का सूत्र या कि परिणामी धारिता का व्यंजक, ये भी ले सकते हैं बेटा, परिणामी धारिता का व्यंजक। पहले इसकी थोड़ा थ्योरी बोलना है। थ्योरी में क्या बोलोगे? जब, काम करना है, ध्यान दीजिएगा, जब यानी कार्यविधि भी है, कार्यविधि, ठीक है। जब प्लेट P को, किसको बेटा? जब प्लेट P को आवेश स्रोत से प्लस Q आवेश देते हैं। कितना आवेश दिए? जब प्लेट P को आवेश स्रोत से प्लस Q आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा, कौन सी घटना हुई? प्रेरण द्वारा प्लेट Q के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहला काम ध्यान दीजिएगा, प्लेट P को आवेश स्रोत से कितना आवेश देना है? प्लस Q आवेश देना है, जिस कारण प्लेट Q के निकटवर्ती तल पे कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश। और दूरवर्ती तल पे कौन सा आवेश आ गया बेटा? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट Q का संबंध पृथ्वी से है, जिस कारण उसका संपूर्ण धन आवेश समाप्त हो जाता है। ये इसकी थ्योरी हो गई कार्यविधि की। कार्यविधि की थ्योरी है धारिता के सूत्र की, ठीक है बेटा। कि आवेश स्रोत से हमने कितना आवेश दिया? प्लस Q आवेश। जब प्लस Q आवेश दिया तो कौन सी घटना हुई? प्रेरण। अब प्रेरण का घटना क्या है? जब आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट लेके आते हैं तो अनावेशित प्लेट के निकटवर्ती तल में अपोजिट चार्ज और दूरवर्ती तल में सेम चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे एक आवेशित प्लेट या अनावेशित प्लेट, और जब आवेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित प्लेट लेके आते हैं तो अनावेशित प्लेट के निकटवर्ती तल पे विपरीत चार्ज और दूरवर्ती तल पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना का है प्रेरण। जब आवेश से कितना आवेश दी? प्लस Q आवेश। तो प्लस Q आवेश देने से प्रेरण द्वारा प्लेट Q के निकटवर्ती तल में कौन सा आवेश आएगा बेटा? ऋण आवेश, क्योंकि विपरीत। और दूरवर्ती तल में धन आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि प्लेट Q का संबंध किससे है? पृथ्वी से है, जिस कारण इसका संपूर्ण धन आवेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। थ्योरी खत्म। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको निकालना है दोनों प्लेटों के मध्य। क्या निकालना बेटा? दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये आप लोग गास की प्रमेय में पढ़े हो, दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। कितनी होती है बेटा? लिखोगे कि दोनों प्लेटों के मध्य, यहां पे कहीं भी निकालना है, राइट है। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां सिग्मा प्लेटों का पृष्ठ घनत्व है। जहां सिग्मा क्या है बेटा? प्लेटों का पृष्ठ घनत्व है। बोलोगे सबसे पहला काम थ्योरी लिखने के बाद, थ्योरी में क्या लिखे हैं? आवेश रूप से कितना आवेश दी? प्लस Q आवेश। कौन घटना है? प्रेरण। प्रेरण की क्रिया के कारण Q के निकटवर्ती तल में कौन आवेश उत्पन्न हुआ? ऋण। दूरवर्ती धन। Q का संबंध किससे है? पृथ्वी से। सारा धन आवेश कहां हो गया? समाप्त।
सबसे पहला काम है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना है बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा प्लेटों का क्या है, पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, क्योंकि पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर आपका होता है Q अपान A। सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, Q अपान A। परिभाषा है पृष्ठ घनत्व की, एक पाठ में पढ़े हो, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ घनत्व कहलाती है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा बेटा, Q अपान A। सिग्मा का मान यहां पे भरते हैं तो E बराबर कितना आ जाएगा आपका, E बराबर सिग्मा की जगह रखेंगे बेटा अपन Q अपान A, और यहां पे पहले से कितना है एप्सिलॉन 0। इसको मानते हैं समीकरण नंबर A। यहां पे किसी को डाउट, क्या निकाले, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 गास प्रमेय के अनुप्रयोग से। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। यहाँ सिग्मा क्या है, प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा का मान भरे तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0। अब आपको लेना है एकांक आवेश। किसको लेना बेटा, एकांक आवेश। एकांक धन आवेश को कौने प्लेट से, प्लेट Q से, किस प्लेट तक, P तक, Q से P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। क्या लिखेंगे, एकांक धन आवेश को, किसको, एकांक धन आवेश को लाना बेटा, क्यों, क्योंकि एकांक धन आवेश को जब लाएंगे तो जो बल है, बल का काम कौन करेगा, तीव्रता। बल का काम कौन करेगा, तीव्रता। क्यों करेगा, क्योंकि तीव्रता E बराबर क्या होती है, E बराबर होती है आपकी F अपान Q0। जब एकांक आवेश को लाएंगे तो F का काम कौन करेगा, तीव्रता। राइट है, लिखेंगे एकांक धन आवेश को प्लेट Q से P तक लाने में किया गया कार्य, वही कार्य विभव कहलाएगा। ठीक है, किया गया कार्य यानी V बराबर विद्युत विभव है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभव क्या कहलाएगा, एकांक धन आवेश को प्लेट Q से P तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणे विस्थापन। तो V बराबर बल का काम कौन करेगा, तीव्रता E। अब गुणे विस्थापन कितना है, देखो Q से P तक लाना है तो Q और P के बीच की दूरी कितनी है, D। तो E इंटू D, ये आ गया एकांक धन आवेश को प्लेट Q से P तक लाने में किया गया कार्य। समीकरण 1 से E का मान भरते हैं तो V बराबर E की जगह कितना आएगा बेटा, Q बटे A एप्सिलॉन 0 इंटू D। ये V का मान मिल गया, इसको मानते हैं अपन समीकरण नंबर 2। ये लाइन क्लियर हो गई। ये आप विभवांतर है दोनों प्लेटों के। अब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, एकांक धन आवेश को प्लेट Q से P तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। चूंकि एकांक धन आवेश को ला रहे हैं तो यहाँ पे बल का काम कौन करेगा, तीव्रता। ठीक है बेटा, E का मान यहां से भरते हैं तो V बराबर E की जगह E का मान इंटू D, समीकरण नंबर 2। अब संधारित्र का सिद्धांत लगा देते हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, C बराबर Q अपान V। लिखेंगे संधारित्र के सिद्धांत से C बराबर Q अपान V। V की ये वैल्यू है, V की ये वैल्यू यहां पे रख दो। लिखोगे बेटा समीकरण 2 से, कहां से, समीकरण 2 से V का मान भरते हैं तो C बराबर Q बटे V का कितना मान है, देखो भला उधर, QD बटे A एप्सिलॉन 0। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान D। ये आ गया समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मात्रा धारिता है सबको पता है, फैरेड। मात्रा क्या होता है बेटा, फैरेड। ये आ गया समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। क्लियर रहेगा। अब आता है इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसी में एक चीज और बेटा, यदि दोनों प्लेटों के बीच में, क्या लिखना है, यदि दोनों प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भर दें, रख दे नहीं, रखोगे तो आंशिक रूप से आ जाएगा। ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो K का गुणा कहां होगा, धारिता है ऊपर, तो C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर K A एप्सिलॉन 0 अपान D। ठीक, मात्रक वही रहेगा, फैरेड। ठीक है, कि आपका माध्यम आ गया। अब इसी में क्वेश्चन पूछा है कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पे देखिए बेटा, धारिता को कितने कारक प्रभावित करेंगे, 3, K, A और D। एप्सिलॉन 0 नेतांक है। एप्सिलॉन 0 क्या कहलाती है, वायु या निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता। इसकी भी मान याद रखिएगा, इसका मान इंपॉर्टेंट है नंबर के लिए। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.854 गुणे 10 की घाती -12 इसका मान। ठीक है, तो देखो धारिता को कितने कारक प्रभावित करेंगे, 3। नंबर 1 K, नंबर दूसरा A, नंबर तीसरा D। तीनों के नाम जानो।
के का नाम क्या है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक। ए का नाम क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। डी का नाम क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, यहीं से पढ़ दूंगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 माध्यम का परावैद्युतांक, यानी जो ऊपर है तो अनुक्रमानुपात है, क्योंकि ये नेतांक लगा है, नेतांक को हटाएंगे तो बराबर हमारा काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुक्रमानुपात में। तो जो ऊपर है वो अनुक्रमानुपाती है, मतलब बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। जो नीचे है तो उसका मतलब व्युत्क्रमानुपात है, मतलब बढ़ाने से घटेगा, घटाने से बढ़ेगा। तो नंबर 1 क्या है बेटा, माध्यम के परावैद्युतांक पर। नंबर 1 में क्या लिखोगे, माध्यम के परावैद्युतांक पर। उसमें क्या बोलोगे, दोनों प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो संधारित्र की धारिता यानी समांतर पट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऊपर है तो माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने से समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। नंबर दूसरा क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नंबर दूसरा क्या बेटा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाता है। भी एबीसीडी वाला नहीं, हाँ भालू वाला, ठीक है। यानी क्या बोलोगे, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से समांतर पट संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है। नंबर 3 डी। डी क्या बेटा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इसमें क्या बोलोगे कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से, व्युत्क्रमानुपात है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से समांतर पट संधारित्र की धारिता घट जाती है। ये 1 नंबर में भी आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में 2018-19 में आया था कि समांतर पट संधारित्र, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से धारिता क्या होगी, तो धारिता क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को अपन बढ़ाएंगे तो समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला कंप्लीट हुआ है। ठीक है बेटा, पहले वाला गास्पर में था, तो गास्पर में आपका पहले से क्लियर है, ये हो गया।